नमस्कार विद्यार्थियों, प्रतियोगिता परीक्षा करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे चैनल हिस्ट्री विद केवी चौधरी में। हम राजस्थान के राजवंशों के इतिहास में गुहिल सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने उदय सिंह तक का इतिहास पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप, इनका शासनकाल, महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 ईस्वी से लेके 1597 ईस्वी तक। जो 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को नियुक्त किया था। लेकिन उदय सिंह के अंतिम संस्कार के समय वहां इकट्ठे हुए सरदारों ने, सामंतों ने कहा कि महाराणा प्रताप को शासक बनाया जाएगा। वही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। इसको राजमहलों की मौन क्रांति कहते हैं। इसको राजमहलों की मौन क्रांति, राजमहलों की मौन क्रांति। इसमें उदय सिंह जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। लेकिन मेवाड़ के सरदारों, सामंतों द्वारा मेवाड़ के सामंतों द्वारा महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक बना दिया जाता है। मेवाड़ का शासक बना दिया जाता है। इसे राजमहलों की मौन क्रांति कहते हैं। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, इनकी माता जयवंताबाई, जो अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी। जालोर के सोनग्रा चौहान अखेराज सोनग्रा की पुत्री। और महाराणा प्रताप की रानी अजबदे पवार। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में स्थित कटारगढ़ नामक महल में 9 मई 1540 ईस्वी को, कुंभलगढ़ की कटारगढ़ महल में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। इनके बचपन का नाम कीका। उदय सिंह उस समय जंगलों में रह रहे थे। अकबर से उनका विवाद चल रहा था, तो जंगल में रहते हुए उदय सिंह महाराणा प्रताप के साथ में भील बच्चे खेलते थे। भील अपने छोटे बच्चों को कीका बोला करते थे। तो महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कृष्णदास चुंडावत द्वारा किया जाता है। राज्याभिषेक कृष्णदास चुंडावत द्वारा 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के उपरांत 1572 ईस्वी में कृष्णदास चुंडावत द्वारा इनका राज्याभिषेक किया जाता है गोकुंदा में, जहां उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। गोकुंदा में उनका राज्याभिषेक किया जाता है और राज्याभिषेक का समारोह कुंभलगढ़ दुर्ग में मनाया जाता है। राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़
कटारगढ़ दुर्ग में मनाया जाता है। अपने पिता की तरह महाराणा प्रताप ने भी अकबर का जमकर सामना किया था। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। क्रमशः उनको जलाल खां कोरची, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। महाराणा प्रताप ने ये 4 दूत भेजे थे। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने ये 4 दूत भेजे थे। ये 1572 और ये 1573 ईस्वी में तीनों एक के बाद एक महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आते हैं कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। महाराणा प्रताप के सामने 2 ऑप्शन थे, या तो वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते और एक सुखी विलासी जीवन बिताते, या फिर संघर्ष की राह चुन के मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए आजीवन संघर्ष करते। तो महाराणा प्रताप ने संघर्ष की राह को चुना और उन्होंने मेवाड़ को अपने जीते जी कभी अकबर के अधीन नहीं होने दिया था। एक विश्व प्रसिद्ध युद्ध होता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, हल्दी घाटी का युद्ध। जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। एक इतिहासकार है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। इनके अनुसार ये युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को होता है। जब अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के सारे तरीके अपना के देख लिए, महाराणा प्रताप ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, तो अकबर अजमेर आते हैं और वहां पर मान सिंह को युद्ध की तैयारी का जिम्मा सौंपते हैं। और अजमेर में मैगजीन दुर्ग, इसी का पहले नाम अकबर का किला था। ये अकबर का किला इसीलिए कहते हैं क्योंकि अकबर ने यहाँ पे हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी और बाद में अंग्रेजों ने इसे अपने शस्त्रागार के रूप में अजमेर के किले को यूज लिया था, इसलिए इसका नाम मैगजीन, शस्त्रों को कहते हैं, शस्त्र में मैगजीन कहते हैं शस्त्रों को। अस्त्र शस्त्र रखने के लिए अंग्रेजों ने काम लिया, इसलिए इसको मैगजीन दुर्ग कहा गया। इस मैगजीन दुर्ग में, यह इसी का नाम अकबर का किला, इसने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाई। दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं। अकबर ने मोलेला नामक स्थान पे अपना पड़ाव डाला और महाराणा प्रताप ने लोसिंग नामक स्थान पर। ये तो महाराणा प्रताप की सेना का पड़ाव था, महाराणा प्रताप और मोलेला अकबर की सेना का। दोनों सेनाओं में युद्ध शुरू होता है। महाराणा प्रताप की तरफ से भाग लेने वाले मुख्य सैनिकों में थे कृष्णदास टुंडावत, ये अकबर है। महाराणा प्रताप की तरफ से कृष्णदास टुंडावत, राम सातौर, अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खान। मान सिंह पहली बार सेनापति के रूप में इस युद्ध में भाग ले रहा था और इसके अलावा हाकिम का सूर
सेनापति था? ये महाराणा प्रताप की ओर से भाग ले रहे थे। दोनों पक्षों में युद्ध होता है जिसमें महाराणा प्रताप युद्ध में घायल होते हैं। उस समय महाराणा प्रताप के घायल होने पर, युद्ध के दौरान चेतक के घायल हो जाने पर, चेतक के घायल होने पर महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा और महाराणा प्रताप की जगह जाला पीता ने जाला पीता या इन्हीं का नाम जाला मान था, इन्होंने राज चिन्ह धारण कर युद्ध किया। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। चेतक की छतरी बलीचा गांव में, चेतक की छतरी बलीचा गांव में। इस तरह युद्ध अनिर्णायक स्थिति में खत्म होता है। इसमें महाराणा प्रताप को न तो मार सके न वो जिंदा पकड़ के ले जा सके, तो युद्ध का जो मुख्य उद्देश्य था अकबर का वो महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना था। लेकिन अनिर्णायक स्थिति में युद्ध खत्म होता है और महाराणा प्रताप को न तो बंदी बनाया जा सका और न ही मारा जा सका। और युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी मिस्र खान नामक व्यक्ति ने। अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी मिस्र खान नामक व्यक्ति ने। मिस्र खान नामक व्यक्ति ने बोला कि अकबर बादशाह पधार रहे हैं, तो उससे सेना में अधिक जोश पैदा हो गया। नहीं तो महाराणा प्रताप के सैनिकों ने एक बार अकबर की सेना को ये एहसास करवा दिया कि अभी वो हारने वाली है। तो अकबर के आने की झूठी सूचना किसने दी थी? मिस्र खान ने। और महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने में असफल होने पर अकबर ने आसफ खां और मान सिंह का मुगल दरबार में आना बंद करवा दिया था। आसफ खां और मान सिंह का मुगल दरबार में आना बंद करवा दिया था और उदयपुर का नाम मुस्तफाबाद रख दिया। अकबर ने उदयपुर का नाम मुस्तफाबाद रख दिया और उदयपुर का प्रशासन जगन्नाथ कछवाहा और सैयद फखरुद्दीन को सौंपकर अकबर स्वयं बागड़ चला जाता है। और मुगल सेनापति, इसके बाद मुगल सेनापति शहबाज खान 3 बार लगातार मेवाड़ पे आक्रमण करता है। शहबाज खान और 79 ईस्वी में लगातार 3 बार शहबाज खान मेवाड़ पे आक्रमण करता है। कुंभलगढ़ पे ये 3 बार आक्रमण करता है, लेकिन इनका आक्रमण फिर से असफल होता है। महाराणा प्रताप को ये नहीं हरा सकते। अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था। 1580 ईस्वी में, इसको शेरपुर घटना के नाम से जानते हैं। अमर सिंह ने, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था। अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने इनको ससम्मान वापस पहुंचा दिया था। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सेनापति
अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार करके वो लेके आए थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने इनको ससम्मान वापस पहुंचा दिया था। इसके बाद महाराणा प्रताप ने 1582 ईस्वी में दिवेर के युद्ध में मुगल सेना को हराया था। 1582 ईस्वी में दिवेर के युद्ध में प्रताप ने मुगलों को हराया। दिवेर के युद्ध में प्रताप ने मुगलों को हराया। 1582 ईस्वी में दिवेर के युद्ध में प्रताप ने मुगलों को हराया। विजयादशमी के दिन मुगल सेना को प्रताप ने पराजित किया था। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खां को मार दिया। मुगल सेनापति सुल्तान खां को मार दिया। अमर सिंह ने ईडर और बांसवाड़ा के शासकों ने प्रताप का साथ दिया, महाराणा प्रताप का साथ दिया। ईडर और बांसवाड़ा के शासकों ने कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी। मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी। दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी। इसी तरह हल्दी घाटी के युद्ध के भी काफी नाम इतिहासकारों ने दिए हैं। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली बताने वाले इतिहासकार थे कर्नल जेम्स टोड। इसके अलावा इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है बदायूनी ने। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, और गोगुंदा का युद्ध है, इसको हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा है आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने। और इसको खमनोर का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। हल्दी घाटी के युद्ध के विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, गोगुंदा का युद्ध इसको बदायूनी ने कहा है, और बादशाह बाग का युद्ध आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने, और खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है। ईस्वी में जगन्नाथ कछुआ ने
पर आक्रमण किया। मेवाड़ पर आक्रमण किया। यह अकबर की ओर से अंतिम आक्रमण था। यह प्रताप पर अकबर की तरफ से अकबर का अंतिम आक्रमण था। इसके बाद अकबर ने प्रताप पर कोई आक्रमण नहीं किया। यह प्रताप पर अकबर का अंतिम आक्रमण था 1585 ईस्वी में, जो जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में किया था। प्रताप ने आमेर रियासत पे आक्रमण किया था। प्रताप ने आमेर रियासत पर आक्रमण किया और मालपुरा पर अधिकार कर लिया। प्रताप ने आमेर रियासत पर आक्रमण कर मालपुरा पर अधिकार कर लिया। प्रताप ने मालपुरा में जालरा तालाब और नीलकंठ महादेव का मंदिर बनाया था। मालपुरा पे अधिकार किया, यहाँ जालरा तालाब और नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया। नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया मालपुरा पर अधिकार करके। इसके अलावा प्रताप की 54 में इन्होंने चित्रकला का विकास किया था। 54 में स्वतंत्र चित्रकला का विकास किया। चावंड से मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत होती है और चावंड से शुरुआत होती है। प्रमुख चित्रकार नासिरुद्दीन, प्रमुख चित्रकार नासिरुद्दीन। 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। प्रताप 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं, जो कि 1585 से लेके 1597 तक महाराणा प्रताप की राजधानी रहती है। महाराणा प्रताप की स्थायी राजधानी चावंड होती है और इसके बाद अस्थायी राजधानी महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी आवरगढ़। अब हम देखेंगे महाराणा प्रताप के दरबार में रहने वाले विद्वानों के बारे में। सबसे जो प्रमुख और प्रसिद्ध थे वो चक्रपाणि मिश्र, दरबारी विद्वान। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र, इनके चक्रपाणि मिश्र के ग्रंथ है राज्याभिषेक, चक्रपाणि मिश्र के ग्रंथ राज्याभिषेक, मूर्तमाला और विश्व वल्लभ। इन ग्रंथों की रचना की चक्रपाणि मिश्र ने, जो महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे। चक्रपाणि मिश्र ने राज्याभिषेक, मूर्तमाला और विश्व वल्लभ ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा इनके दरबारी थे हेमरतन सूरी, इन्होंने गोरा बादल, पद्मिनी चौपाई की रचना की। गोरा बादल, पद्मिनी चौपाई की रचना की। हेमरतन सूरी के अलावा माला साधु,
माला सांधू और रामा सांधू। इसके अलावा साधुनाथ त्रिवेदी, ये प्रताप के दरबारी विद्वान थे। जो साधुनाथ त्रिवेदी है, इनको मंडोर नामक गांव दान में दिया था। ये जानकारी 1588 ईस्वी के उदयपुर लेख में मिलती है। 1588 के उदयपुर लेख में हमें ये जानकारी मिलती है कि महाराणा प्रताप का जो दरबारी विद्वान है साधुनाथ त्रिवेदी, इसको मंडोर दान में मिला था प्रताप की तरफ से। ये प्रताप के दरबारी विद्वान थे चक्रपाणि मिश्र, हेमरतन सूरी, माला सांधू, रामा सांधू और साधुनाथ त्रिवेदी। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की चावंड में मृत्यु हो जाती है। इनकी राजधानी चावंड में मृत्यु हो जाती है और महाराणा प्रताप की छत्री बांडोली चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बांडोली जो कि 8 खंभों की छतरी है। 8 खंभों की छतरी बांडोली में स्थित है महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद जो अगले शासक बनते हैं महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। अभी हम देखेंगे अमर सिंह के बारे में। महाराणा अमर सिंह ये अपने वीर पिता के वीर पुत्र थे। इन्होंने भी महाराणा प्रताप के बाद इन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अमर सिंह, इनका शासनकाल 1597 से 1620 ईस्वी तक इनका कार्यकाल, इनका शासनकाल रहता है। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद चावंड में इनका राज्याभिषेक किया जाता है। चावंड में 1597 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है। 1582 ईस्वी के दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व अमर सिंह ने किया था। इन्होंने मुगल सेना को हराया था। इसके बाद 1599 ईस्वी में सलीम यानी जहांगीर ने इनके विरुद्ध अभियान भेजा। 1599 ईस्वी में मेवाड़ पे आक्रमण के लिए अकबर ने भेजा था इसको, सलीम को। जहांगीर सलीम का ही नाम है। जिसमें जहांगीर को असफलता हाथ लगती है 1599 ईस्वी को। यह मेवाड़ पर भेजा गया, अकबर द्वारा मेवाड़ पर भेजा गया अंतिम अभियान था। मेवाड़ पर भेजा गया अंतिम अभियान था। 1585 ईस्वी में जब अकबर ने महाराणा प्रताप पे अंतिम अभियान भेजा था, ये 1599 ईस्वी में, इस समय अमर सिंह शासक होता है। महाराणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी होती है। इस समय अपने पुत्र सलीम जहांगीर को अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा। ये मेवाड़ पर भेजा गया अंतिम अभियान था अकबर का। इसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 में। और जो अगला शासक बनता है वो इनका पुत्र सलीम या जहांगीर शासक बनते हैं। इसके बाद अमर सिंह और जहांगीर के बीच में मुगल मेवाड़ संघर्ष चलता है। इसमें जहांगीर ने कई अभियान भेजे थे अकबर के विरुद्ध, अमर सिंह के विरुद्ध
जहांगीर ने कई अभियान भेजे थे। सोलह सौ पांच में परवेज, आसफ खां, जफर बेग और सगर नामक सेनापतियों के नेतृत्व में जहांगीर अभियान भेजता है 1605 में। उसके बाद 1608 में मावत खां को, 1608 में मावत खां को, 1609 में अब्दुल्ला को, 1609 में अब्दुल्ला को और 1612 में राजा बासु को और 1613 में मिर्जा अजीज कोका को, मिर्जा अजीज कोका। ये जहांगीर द्वारा भेजे गए सारे अभियान है जो अमर सिंह के खिलाफ जहांगीर ने जिन सेनापतियों के नेतृत्व में अभियान भेजे। 1605 में परवेज, आसफ खां, जफर बेग और सगर के नेतृत्व में, 1608 ईस्वी में मावत खां के नेतृत्व में, 1609 में अब्दुल्ला, 1612 में राजा बासु और 1613 में मिर्जा अजीज कोका के नेतृत्व में अभियान भेजे थे, जो सारे असफल अभियान। किसी भी सेनापति को अमर सिंह के विरुद्ध सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं आता है आक्रमण करने के लिए। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं आता है मेवाड़ पर आक्रमण के लिए। 1613 ईस्वी में और अपने पुत्र जहांगीर के पुत्र खुर्रम, इन्हीं का नाम शाहजहां था, शाहजहां, खुर्रम या शाहजहां को सेनापति बना के मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। शाहजहां ने मेवाड़ पर आक्रमण करके अकाल और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जिससे लंबे समय तक युद्धों से लगातार युद्ध करते रहने से मेवाड़ के सामंत ऊब चुके थे और वो लंबे समय तक युद्ध नहीं जारी रखना चाहते थे। मेवाड़ के सामंतों ने करण सिंह को अपने पक्ष में किया, अमर सिंह के पुत्र करण सिंह को अपने पक्ष में किया और करण सिंह और सामंतों ने मिलकर अमर सिंह पर दबाव बनाया कि मेवाड़ की जनता बहुत परेशान हो रही है और शाहजहां द्वारा जो अकाल की स्थिति पैदा कर दी है उससे जनता वैसे ही मरती जा रही है। तो सामंतों ने और करण सिंह ने अमर सिंह पे दबाव बनाया मुगलों से संधि के लिए। तो अमर सिंह को इनके आगे झुकना पड़ा और 1615 ईस्वी में, जनवरी 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि होती है। मुगल मेवाड़ संधि अमर सिंह और जनवरी 1516 ईस्वी में अमर सिंह और शाहजहां के बीच में, या जहांगीर उस समय राजा थे, उनके पुत्र ने आक्रमण किए थे। जहांगीर और अमर सिंह के बीच में, उसमें अमर सिंह के पुत्र करण सिंह थे और जहांगीर के पुत्र शाहजहां। जहांगीर और अमर सिंह के बीच में मुगल मेवाड़ संधि होती है। इस संधि की शर्तें मुख्य है जो अमर सिंह को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया। उपस्थिति से मुक्त रखा। अमर सिंह का पुत्र जो युवराज करण सिंह था, युवराज को मुगल दरबार में उपस्थित होना था। मुगल दरबार में उपस्थित होना
तथा इनको 5,000 का मनसब दिया गया। 5,000 का मनसब दिया गया। चित्तौड़ का दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग अमर सिंह को मिल गया, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। अमर सिंह को सौंपा, लेकिन मरम्मत नहीं करवा सकते। और इसके अलावा इस संधि की एक शर्त और थी कि अमर सिंह को मुगलों से वैवाहिक संबंधों के लिए बातें नहीं किया जाता। वैवाहिक संबंधों की बाध्यता से मुक्ति। ये मुगल मेवाड़ संधि की शर्तें थी। अमर सिंह को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते आप। उसके युवराज करण सिंह है, वो मुगलों के दरबार में उपस्थित होंगे। उनको 5,000 का मनसब यानी 5,000 जात और 5,000 सवार का मनसब का सम्मान पैदा दिया जाएगा। और चित्तौड़ दुर्ग है वो अमर सिंह को वापस सौंप दिया इनको, लेकिन मरम्मत नहीं करवा सकते उसकी। और अमर सिंह को वैवाहिक संबंधों से, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की बाध्यता से मुक्त रखा गया। इस संधि से ये सामंतों के दबाव में आके अमर सिंह ने संधि तो कर ली, लेकिन 26 जनवरी 1620 को आहड़ में अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। यही आहड़ में अमर सिंह की छतरी बनी हुई है। अमर सिंह की छतरी बनी हुई है। 26 जनवरी 1620 को अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। इस संधि के बाद पहले जहां राजधानी चावंड थी, राजधानी उदयपुर बना दी जाती है। जब मुगल और मेवाड़ के बीच में संधि हो जाती है तो उदयपुर को राजधानी बना दिया जाता है। और जो अगले शासक बनते हैं वो महाराणा करण सिंह, अमर सिंह के पुत्र महाराणा करण सिंह। तो अभी हम देखते हैं महाराणा करण सिंह के बारे में। महाराणा करण सिंह, इनका कार्यकाल 1620 से 1628 ईस्वी के बीच। ये प्रथम शासक थे, प्रथम शासक जिनके राज्याभिषेक पर मुगल दरबार की तरफ से खिल्लत भेजी जाती है। मुगल बादशाह की तरफ से मुगल दरबार की ओर से खिल्लत भेजी जाती है। और राणा की पदवी दी जाती है। ये प्रथम मेवाड़ के शासक थे जिनको मुगल दरबार की तरफ से राणा की पदवी और खिल्लत भेजी जाती है उनके राज्याभिषेक के समय। और ये मेवाड़ का पहला शासक था जो शासक बनने से पहले मुगल दरबार में रहा था। शासक बनने से पहले मुगल दरबार में रहने वाला प्रथम शासक था। शासक बनने से पहले मुगल दरबार में रहने वाला प्रथम शासक था। क्योंकि मुगल मेवाड़ संधि की एक शर्त थी कि युवराज करण सिंह है वो मेवाड़ में जहांगीर के दरबार में रहेंगे। और करण सिंह ने मुगल ढांचे पे परगने बनाए और परगनों में मुगलों की शासन व्यवस्था को फॉलो किया था करण सिंह ने। और परगनों में इन्होंने पटेल
पटवारी, चौधरी आदि पद बनाए थे। पटेल, पटवारी और चौधरी नियुक्त किए थे। इसके अलावा इन्होंने जब खुर्रम शाहजहां का इनाम है, जब शाहजहां ने जहांगीर, अपने पिता जहांगीर के प्रति विद्रोह किया, शाहजहां ने विद्रोह किया, तब शाहजहां को पिछोला झील के मंदिरों में शरण दी थी। मंदिर या जो महल पिछोला झील में बने हुए हैं, पिछोला झील के महलों में शरण दी। तथा दक्षिण की तरफ जाने में इसकी मदद की। ये एक बहुत ही कूटनीतिज्ञ और चतुर्बुद्धि व्यक्ति थे करण सिंह। करण सिंह ने शाहजहां को अपने यहाँ शरण दी थी पिछोला झील के महलों में, जब अपने पिता के प्रति विद्रोह किया। फिर इन्होंने सोचा कि जहांगीर से इनकी दुश्मनी हो जाएगी, तो इनको दक्षिण की तरफ निकाल दिया। तो इन्होंने मदद भी की थी और जहांगीर से दुश्मनी भी नहीं ली। इसके अलावा ये मुगलों, इस तरह से मुगलों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले या रुचि लेने वाले, आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाले प्रथम मेवाड़ी शासक थे। मुगलों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने या रुचि लेने वाले प्रथम मेवाड़ के शासक थे करण सिंह। इसके अलावा करण सिंह ने पिछोला झील में जग मंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया था। जग मंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया था और 1628 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगले शासक बनते हैं महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती है। 1628 से लेके इनका कार्यकाल होता है 1628 से 1652 ईस्वी तक। महाराणा जगत सिंह ने जगनिवास, अपने नाम से जगनिवास नामक महल बनवाया था। और इसके अलावा इन्होंने जगदीश या जगन्नाथ राय मंदिर बनवाया। जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर बनवाया। और जगन्नाथ राय मंदिर पर जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखवाई। जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखवाई। इस मंदिर पर, जगन्नाथ राय मंदिर पर प्रशस्ति लिखवाई, जिसकी रचना कृष्ण भट्ट ने की थी। कृष्ण भट्ट ने इस प्रशस्ति की रचना की थी। और इस मंदिर का वास्तुकार बाण था। वास्तुकार का नाम बाण। ये मंदिर नागर शैली की पंचायत शैली में, नागर शैली के अंतर्गत पंचायत शैली में बना हुआ मंदिर है। जगदीश या जगन्नाथ राय मंदिर बनवाया था उदयपुर में महाराणा जगत सिंह ने। और इसके अलावा इन्होंने इस मंदिर पे एक प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी। इस प्रशस्ति के रचनाकार कृष्ण भट्ट थे और जगदीश मंदिर के वास्तुकार बाण। और ये मंदिर था वो नागर शैली या पंचायतन शैली में बना हुआ था। आज के लिए इतना ही। अगले शासकों को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।